लीलावती अपने बगीचे में नारियल के पेड़ों को पानी दे रही होती है कि तभी उसका बेटा रोहित उसके पास आता है और उससे कहता है, माँ, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। आपके बेटे की एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। अब आपको नारियल पानी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अकेला ही घर को संभाल लूंगा। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब बस तेरे लिए एक अच्छी सी बहू और मिल जाए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये सोचकर लीलावती रोहित के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढने लग जाती है। जिसके बाद पंडित एक मोहिनी नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आता है। जब लीलावती मोहिनी की तस्वीर देखती है तो वो पंडित से अपने बेटे रोहित का रिश्ता मोहिनी से तय कर देती है और कुछ ही दिन में मोहिनी और रोहित की शादी करके मोहिनी को अपने घर ले आती है। जिसके बाद मोहिनी धीरे धीरे घर की सभी जिम्मेदारियों को समझने लगती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब मोहिनी को एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है जिसका नाम वो कार्तिक रखती है। लेकिन एक दिन उसका बेटा रोहित वो अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है। उस दिन रास्ते में ही एक बहुत बड़ी ट्रक से उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वो ट्रक के नीचे आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब लीलावती को ये पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे ऊपर वाले, तूने ये क्या कर दिया? एक ही तो बेटा था मेरा, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। मोहिनी भी जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर लीलावती उससे कहती है, बहू, संभालो अपने आप को। अभी तेरे आगे तेरा बेटा कार्तिक है, तुझे उसकी भी जिंदगी बनानी है। तभी वहां वकील पहुंच जाता है और लीलावती से कहता है, लीलावती जी, मुझे आपको ये एक जरूरी बात बतानी है कि आपके बेटे ने जाने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी है। मुझे आपका सिग्नेचर चाहिए। वकील की यह बात सुनकर लीलावती को अपने बेटे के ऊपर बहुत नाज होता है और वो रोते रोते पेपर साइन कर देती है। लेकिन ये बात मोहिनी के दिमाग में खटक जाती है और वो अपने मन ही मन सोचती है, रोहित जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें अपनी पत्नी और बेटे की कोई परवाह नहीं थी? उन्होंने सारी जायदाद इस बुढ़िया के नाम क्यों की? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सारी जायदाद इस बुढ़िया को हड़पने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से मोहिनी लीलावती को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। कभी घर के सारे काम उससे करवाती तो कभी उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाती। एक दिन उसने सारी हदें पार कर दी और लीलावती को रात के समय बेहोशी की दवाई खिलाकर प्रॉपर्टी के पेपर पर उसका अंगूठा ले लिया। जिसके बाद उसने अगले दिन सुबह लीलावती से कहा, ए बुढ़िया, अब ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस घर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज के बाद तू इस घर में नहीं रह सकती। जा अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से दफा हो जा। बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे ऊपर ऐसा जुल्म ना कर। मैं इस घर में एक कोने में रह लूंगी। अगर तूने मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं कहाँ भटकूंगी? देख बुढ़िया, मेरे पास तेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुझे रहना ही है तो तुझे मैं बगीचा दान कर रही हूँ और उस बगीचे में एक झोपड़ी बनवा देती हूँ, उसमें रह लियो। मोहिनी बगीचे में एक झोपड़ी बनवा देती है। जिसके बाद बेचारी लीलावती झोपड़ी में रहने लगती है। लीलावती के पास अब कुछ भी नहीं था और अकेले बगीचे में झोपड़ी के अंदर पड़ी रहती थी। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, जिसकी वजह से उसने अपने बगीचे के अंदर नारियल पानी की खेती करना शुरू कर दिया। कई दिनों तक उसे बाहर जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे नारियल पानी की अच्छी खेती होने लगी, उसने खेती के द्वारा नारियल पानी बाजार में जाकर बेचना शुरू कर दिया। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, ताजा ताजा ठंडे ठंडे नारियल पानी, गर्मी में पियो नारियल पानी। अरे अम्मा, ये नारियल पानी कितने रुपए का है? भैया, एक नारियल पानी 30 रुपए का है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे एक नारियल पानी दे दो। लीलावती नारियल पानी उस आदमी को दे देती है, जिसके बाद वो उसे 30 रुपए दे देता है। ऐसे ही दिन भर वो कई सारे नारियल पानी बेचती है और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अरे वाह, आज तो मैंने सही पैसे कमा लिए। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। ये सोचकर वो शाम होते होते वापस अपनी झोपड़ी में आ जाती है और खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही कई दिनों की लगातार मेहनत और नारियल पानी की खेती से वो नारियल पानी की एक दुकान खोल लेती है। लीलावती शुरू से ही बहुत मेहनती थी, जिसकी वजह से उसकी दुकान धीरे धीरे एक फैक्ट्री में बदल गई। अब वो एक नारियल पानी की बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रही थी। वहीं कुछ साल बाद वो बहुत अमीर हो जाती है। लेकिन मोहिनी का बेटा कार्तिक अपनी गर्लफ्रेंड आरती से शादी करके उसे अपने साथ घर ले आता है। जिसके बाद मोहिनी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि उसने लीलावती के साथ किया था। एक दिन कार्तिक और आरती मोहिनी को जायदाद से अलग कर देते हैं और उसे घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं।
बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने अपना पेट काट काट कर तुम्हें पाला है और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? अरे सासू माँ, आप ये कैसे भूल सकती हो कि अब आपका बेटा नहीं, मेरा पति है। अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इशारों पर ही चलेगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चलती बनो। आरती और कार्तिक मोहिनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी मोहिनी दर दर की ठोकर खाने लगती है और सड़कों पर भीख मांगने लगती है। एक दिन वो भूखी प्यासी सड़क के एक किनारे पर पड़ी थी। तभी उसकी नजर मंदिर की तरफ पड़ती है, जहां पर एक बूढ़ी औरत गरीब लोगों में खाना बांट रही थी। बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है। लगता है वहाँ कोई भला इंसान गरीब लोगों में खाना बांट रहा है। ये सोचकर मोहिनी किसी तरह मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाती है, जहां वो लाइन में लग जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर उस बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ती है जो खाना बांट रही थी। अरे ये तो मेरी सास लीलावती हैं। मैंने इनका कितना अपमान किया था, आज वही सब मेरे साथ हुआ है। अब मैं उनके सामने कैसे आऊंगी? ऊपर से मुझे भूख भी बहुत जोरों से लगी है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मोहिनी अपनी पल्लू से अपना मुंह छिपा लेती है और लाइन में लगी रहती है। जैसे उसका नंबर आता है, लीलावती की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है, जिसके बाद लीलावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे कहती है, अरे बहू रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ये हाल किसने किया? मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद मोहिनी लीलावती को अपने साथ हुई सभी परेशानियों के बारे में बताती है। माँ जी, मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में कहा था कि जैसे तुम कर्म करते हो वैसे ही भोगते हो। आज वही सब मेरे साथ हुआ जो मैंने आपके साथ किया, वही मेरे साथ भी हुआ। कर्मा इज ऑलवेज राइट। बहू रानी, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। लीलावती मोहिनी को अपने साथ घर ले जाती है, जिसके बाद लीलावती और मोहिनी दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।